हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं आप लोग जान के भी होंगे आप सभी की पढ़ाई 100% अच्छे और शानदार भी होंगे। दोस्तों, आज आप सभी को साइंस का काफी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बायोलॉजी से बता रहे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे गए। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और एक एक प्रश्न को आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अभी वर्तमान में अगर आप लोग सीटेट, बीएड, डीएलएड, रेलवे, ग्रुप डी, बीएसएससी, एसएससी, एमटीएससी या बीपीएससी, यूपीएससी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न हम इस तरीका से आपको बताएंगे ताकि आपको जो है इससे संबंधित एक दो प्रश्न और भी आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। ठीक है, आपको जो भी प्रश्न बताएंगे उसका यहाँ पे 4 विकल्प रहेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा आप लोग कि सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट में करने का। क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं, ये जाते वक्त कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास अगर पूरा हो जाए तो। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका 4 विकल्प है। ए नंबर में मिलर ने, बी नंबर में खुराना ने, सी नंबर में और डी वेरिश ने और डी नंबर में केल्विन ने। ठीक है, तो इनका जो भी राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा एक्सप्लेन करके। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो क्या था वो दोस्तों खुराना ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन किए हैं ये इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे सबके बारे में, ए नंबर में जो मिलर है, मिलर ने क्या किया, खुराना ने क्या क्या किया, डॉक्टर वेरिश ने क्या किया, डी वेरिश ने क्या किया, केल्विन ने क्या क्या किया, तो इसमें आपको पूरा चीज A to Z मिल जाएगा जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब देखिए जैसे केल्विन के बारे में ही समझ लीजिए, तो देखिए केल्विन ने ताप के गतिवादी सिद्धांत की खोज की। ठीक है, और देखिए स्टेनले मिलर ने जीवन के उद्भव से संबंधित अनेक सफल प्रयोग किए। जीवन से संबंधित अनेक सफल प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो दोस्तों स्टेनले मिलर का पूरा नाम क्या, स्टेनले मिलर है। खुराना का पूरा नाम क्या दोस्तों, यहाँ पे हरगोविंद खुराना है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों हरगोविंद खुराना ने क्या किया, तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे देखिए केल्विन ने ताप का खोज किया। ठीक है, ताप के सिद्धांत का खोज किया। ठीक है, और मिलर ने दोस्तों जीवन के उद्भव से संबंधित अनेक प्रयोग किए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। तो चलिए, आपको याद रहेगा कि दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे आप लोग किसी भी बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप छोटे भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए, डीएनए की खोज किसने किया। ठीक है दोस्तों, डीएनए की खोज किसने किया, तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। देखिए जेम्स वाटसन और देखिए दोस्तों फ्रांसिस जी और क्रिक। ठीक है, पहला नंबर है। दूसरा नंबर दोस्तों ग्रेगर मेंडल। ठीक है, मेंडेल। और दोस्तों तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो है जोहानसन। और देखिए यहाँ पे चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो हरगोविंद खुराना। ठीक है दोस्तों, तो हरगोविंद खुराना ने, पता है दोस्तों आप सभी को कि ये डीएनए का संश्लेषण किया था सर्वप्रथम प्रयोगशाला में। हरगोविंद खुराना ने डीएनए का क्या किया था दोस्तों, संश्लेषण किया था। ठीक है, संश्लेषण किया था। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, और देखिए गरेंगर मेंडल जो है दोस्तों ये अनुवांशिकी का खोज किया था जो कि आपको पता है। और देखिए डीएनए की जो खोज किया था दोस्तों वो दोस्तों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक किया था। ठीक है, डीएनए की खोज आप लोग याद रखिए। यहाँ पे आपको A to Z एक्सप्लेन करके बताएंगे, एक भी डाउट आपका क्लियर नहीं रखेंगे, A to Z आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं और आप लोग किसी भी आगे सीटेट, बीएड, डीएलएड, रेलवे, ग्रुप डी किसी भी आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग ये जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं ये पीडीएफ आप लोग
लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही कम फी में आप सभी को ये सब PDF आपको मिल जाएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप एक्सप्लेन क्या है कि DNA की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। DNA का पूरा नाम जो है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है दोस्तों, DNA का पूरा नाम क्या है दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। सर्वप्रथम 1869 में DNA की खोज जॉन फ्रेडरिक, ठीक है, जॉन फ्रेडरिक मिसर ने की थी। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम जो दोस्तों इसका खोज जो है DNA की खोज जो दोस्तों जॉन फ्रेडरिक मिसर ने की थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसको न्यूक्लिन बताया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसको न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, और 1881 में जो है दोस्तों अल्ब्रेथ कोसेल ने इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, अल्ब्रेट कोसेल ने इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। ठीक है, आपको पूछ भी सकता है कि डीएनए का नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना है कि अल्ब्रेट, ठीक है दोस्तों, अल्ब्रेट कोसेल ने दोस्तों डीएनए का पूरा नाम दिया। ठीक है, अल्ब्रेट कोसेल ने डीएनए का पूरा नाम दिया, ये आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। और देखिए इन्होंने ही डीएनए को 5 भागों में बांटा। डीएनए को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में, समझ लीजिए। पहला है डीएनए के भाग जो है दोस्तों, पहला है देखिए साइटोकाइनिन, दूसरा है दोस्तों गुआनिन, तीसरा है दोस्तों थायमिन, चौथा है दोस्तों यूरेसिल, और देखिए यहाँ पे एक है दोस्तों, यहाँ पे एक है एडिनाइन। ठीक है दोस्तों, एडिनाइन और साइटोकाइनिन, गुआनिन, थायमिन और देखिए दोस्तों यूरासिल। और देखिए इसके कार्य के लिए इन्होंने 1910 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डीएनए को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो डीएनए को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया दोस्तों साइटोकाइनिन, दूसरा है दोस्तों गुआनिन, तीसरा है दोस्तों थायमिन, चौथा है दोस्तों यूरासिल। ठीक है दोस्तों, समझिए यूरासिल। यहाँ पे थोड़ा जो है, यहाँ पे थोड़ा जो दोस्तों ना, यहाँ पे देखिए ये पहला है दोस्तों D9 दोस्तों, यहाँ पे एडिनाइन। ठीक है दोस्तों, एडिनाइन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 भागों में डीएनए को बांटा गया, एडिनाइन, साइटोकाइनिन और गुआनिन, थायमिन और दोस्तों यूरासिल। यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के दोस्तों 5 भागों में डीएनए को बांटा गया है। डीएनए को 5 भागों में अल्ब्रेथ और कोसेल ने बांटा था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डीएनए के बारे में पूरा समझिए। यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा वो सब पूरे एक्सप्लेन में मिलेगा, जो कि आपकी एंट्रेंस परीक्षा से संबंधित प्रश्न ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम जो है दोस्तों, अब देखिए फ्रांसिस, और देखिए 1991 में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम डीएनए की आणविक संरचना को पहचाना। डीएनए के आणविक संरचना को किसने पहचाना दोस्तों, तो डीएनए के आणविक संरचना को जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने सर्वप्रथम डीएनए के आणविक संरचना को पहचाना। 1662 में वाटसन, क्रिक तथा विल्किस को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो डीएनए से संबंधित एक बार आप लोग फिर से एक्सप्लेन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, डीएनए की जो खोज है, जो संरचना की खोज किया था, ठीक है, डीएनए की खोज हो गया था, लेकिन जब तक संरचना नहीं हुआ तब तक इसका पूरा नाम नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन डीएनए का जो नाम था दोस्तों, डीएनए की खोज तो दोस्तों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक किया था। लेकिन दोस्तों डीएनए का नाम जो है, डीएनए का पूरा नाम और दोस्तों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, सर्वप्रथम 1669 में डीएनए की खोज जॉन फ्रेडरिक मिसर ने की थी। ठीक है दोस्तों, मिसर ने की थी। इन्होंने इसको न्यूक्लिड, ठीक है दोस्तों, न्यूक्लिन का नाम दिया था। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए अब देखिए डीएनए का पूरा नाम किसने दिया था, तो अल्ब्रेथ कोसेल ने डीएनए को इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का नाम लिया। ठीक है दोस्तों, इसी का फॉर्म होता है डीऑक्सी, मतलब होता है दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, डीऑक्सी मतलब होता है डी, और देखिए दोस्तों डी राइबोज डी, ठीक है दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज एसिड का नाम दिया। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग डीएनए के बारे में पूरी डिटेल से समझ गए। ठीक है, अब देखिए कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहला है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो कोशिका के जो पावर हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि किसको क्या हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
क्लास अगर आप लोग को पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। देखिए कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव, पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रवित अनियमित रूप से बिखरे हुए द्वीप एकक दोस्तों पर्दा युक्त कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। समझ लिया माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़ करके, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। से सभी सजीव, पादप एवं यहाँ पे जंतु होगा, जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए द्वीप एकक पर्दायुक्त कोशिकाओं को, ठीक है दोस्तों, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम दोस्तों यहाँ पे सूत्रकणिका, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, सूत्रकणिका, ठीक है दोस्तों। और देखिए कोशिका द्रव में जो दोस्तों, कोशिका जो द्रव होता है, कोई भी कोशिका है उसमें क्या होता है दोस्तों, द्रव होता है। तो उसके जो दोस्तों, उसके कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए, ठीक है, अनियमित रूप से बिखरे हुए द्वीप एकक पर्दायुक्त जो कोशिका या सूत्रकणिका को दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब देखिए श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। कोशिका यहाँ बोल रहे हैं कि दोस्तों श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। समझ गए आप लोग, श्वसन की पूरा प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म या एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक सजीव एवं दोस्तों यहाँ पे परजीवाणु एवं नील क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा एवं नील क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं, शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग अथवा ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों किसका बोलते हैं, श्वसनांग। श्वसन अंग क्या है दोस्तों, श्वसनांग है। श्वसनांग क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग पूरे क्लियर है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी को पूरे यहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे, जो भी प्रश्न बताएंगे 4-5 प्रश्न पढ़िएगा तो आप लोग कम से कम 50 प्रश्न के समथिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि शरीर के विभिन्न भागों में जो दोस्तों रुधिर यानी लाल रुधिर कणिका यानी लाल रक्त कणिका जो दोस्तों यहाँ पे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं क्या कैसे पहुंचाते हैं, तो आप लोग देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जान लीजिए क्या है कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचता है। लाल रुधिर या रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिका तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्यापक माध्यम है। लाल रक्त कोशिका जिसको हम लोग दोस्तों आरबीसी कहते हैं, ठीक है, आरबीसी को दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी को दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। डिस्क के आकार वाली ये कोशिकाएं मध्य में अवतल, ठीक है, अवतल है और इन्हें दोस्तों माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। लाल रक्त कोशिका को दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए शरीर में ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा होता है, तो आरबीसी के द्वारा होता है ऑक्सीजन का वहन, यानी लाल रक्त कोशिका यानी कणिका द्वारा, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, उपकला कोशिकाएं मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पे गुर्दा है, अग्न्याशय है, फेफड़ा है, उपयुक्त सभी जगह है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिए उपकला कोशिका जो है मानव शरीर में जो है उपयुक्त सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसका आपको, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो आपको अभी बताए थे दोस्तों जस्ट लाल रुधिर कोशिका, ठीक है। आरबीसी जो है आपको ऐसे भी बोल सकता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, इसको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका, आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। श्वेत रक्त कणिका जो है शरीर में जो है दोस्तों ये जो है जीवाणु को मारने का काम करता है। शरीर में जो है दोस्तों
एक तरह से समझिए कि दोस्तों शरीर को जो है प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है, ठीक है, जीवाणु को मारने का। और दोस्तों ये जो है रुधिर जो है शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और लाल रक्त कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 7 नंबर का है दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न क्या है आप लोग देखिए, जीव विज्ञान का पिता कौन है? तो जीव विज्ञान का पिता दोस्तों जीव विज्ञान का पिता आप सबको पता है कि अरस्तु है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये प्रश्न आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफी अध्ययन किया। इसके कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि कछुआ उभयचर है या नहीं? उभयचर ऐसे जंतु को बोलते हैं जो पानी और जमीन, जल और स्थल दोनों में रह सकता है। तो आपको पता है कि कछुआ जल और स्थल में दोनों जगह रह सकता है, तो पानी में भी कछुआ रह सकता है, ठीक है दोस्तों, और स्थल पे भी कछुआ रह सकता है। तो कछुआ है वो एक तरह से उभयचर है। जो जीव जंतु पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं वो उभयचर है, ठीक है, कछुआ, ठीक है। चलिए, क्योंकि जल एवं स्थल दोनों स्थान पर समान रह सकते हैं। अन्य उभयचर प्राणी जैसे मेढक हो गया, घड़ियाल हो गया आदि, कछुआ का पूरा शरीर करे कवच से ढका रहता है। इसके शरीर में कवच का ऊपरी भाग कारापेश तथा निचला भाग जो है प्लाटरन कहलाता है। इसके चारों पैर होते हैं और प्रत्येक पैर 5-5 नाखून तथा जाल युक्त उंगलियां पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आज जो भी प्रश्न बताए वो सभी आपके सभी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कीजिए, ताकि वहाँ पे आपको रिप्लाई मिले और पीडीएफ सही समय प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को।